हेलो नमस्कार, सुपरपीडिया में आपका स्वागत है। व्हाट इज़ क्राइम, क्राइम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। क्राइम का डिफिनेशन जो किस सेक्शन के अंदर आता है आईपीसी के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो वेरियस एलिमेंट्स हैं क्राइम के, उसके बारे में जानेंगे। और क्राइम करने के लिए जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुपरपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो क्राइम है वो आईपीसी के सेक्शन 40 के अंदर यानी सेक्शन 40 के अंडर इसका डिफिनेशन है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ क्राइम: एन एक्शन कमिटेड और ओमिटेड which constitutes an offense and is punishable by law is a crime. Crime is an unlawful act that is forbidden and punished by the state or the law. तो जो डिफिनेशन है क्राइम का किस आईपीसी के कौन से सेक्शन के अंदर में आता है? 40 के अंदर में। तो अपराध किसी विधि द्वारा दंडनीय कार्य है क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट या लोक हित के लिए हानिकारक है। तो अगर हम बात करते हैं वेरियस जो लॉ मेकर थे उनके अकॉर्डिंग जो इसका डिफिनेशन होगा, जैसे ऑस्टिन थे, इनके अकॉर्डिंग जो डिफिनेशन होगा क्राइम का: रॉन्ग विच इज परस्यूड एट द डिस्क्रेशन ऑफ द इंजर्ड पार्टी एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स इज अ सिविल इंजरी. रॉन्ग विच इज परस्यूड बाय द सॉवर्न और हिज सबऑर्डिनेट्स इज अ क्राइम. ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग क्राइम का डिफिनेशन क्या होगा? एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ आइदर फॉरबिडन और कमांडिंग एक्ट. तो ब्लैकस्टोन के अनुसार अभी तक निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोक अपराध कहलाता है. इनका एक और डिफिनेशन था, उसको ऐसे बताए थे कि संपूर्ण समुदाय के सार्वजनिक अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य अपराध है जबकि समुदाय को उसके विस्तृत रूप में देखा जाए. तो ये हो गया डिफिनेशन, हो गया ऑस्टिन के अकॉर्डिंग और ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग क्राइम का डिफिनेशन हो गया. अब इसके जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं क्राइम के उसको देख लेते हैं. और ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, दूसरा पहला क्या, ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग तो होना ही चाहिए क्राइम करने के लिए. दूसरा जो इसेंशियल एलिमेंट है क्या है? मेंस रिया, गिल्टी माइंड, एविल इंटेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. एक्टस रियस, any act committed or omitted in accordance with the evil intent and is forbidden by law. चौथा क्या है? इंजरी है. तो 4 एलिमेंट्स हो गए जो इसेंशियल एलिमेंट्स. इसमें से जो 3 हैं ये डिसाइड करेंगे कि क्राइम है या नहीं है. इंजरी को बाद में डिस्कस करेंगे कि इंजरी हो या ना हो तो भी क्राइम होगा. जैसे एग्जांपल यहाँ पे भी देख लेते हैं, लास्ट में भी डिस्कस करेंगे. जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उसके पास लाइसेंस नहीं है तो क्या हो गया? ये क्राइम. इंजरी तो यहाँ पे कुछ नहीं हुई, मतलब इससे किसी को नुकसान तो हुआ नहीं सामने वाले पर्सन को. मान लीजिए कोई ए है और बी रास्ते से जा रहा है और गाड़ी चला रहा है ए और उसने बी को ठोकर भी नहीं मारी, वो अपने रास्ते से निकल गया आराम से. लेकिन जो ए है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ये क्या हो गया? क्राइम हो गया बिना किसी इंजरी के भी. ये किसी कुछ भी नुकसान नहीं किया लेकिन फिर भी ये क्या हो गया? क्राइम हो गया. अब बाकी अब डिस्कस करते हैं ये 3 क्यों होना जरूरी है. ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है, ह्यूमन बीइंग के साथ उसको मेंटली स्टेबल होना जरूरी है क्योंकि अगर कोई पागल क्राइम करेगा तो वो कोई क्राइम नहीं हो सकता है. तो इसको आगे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले 1 बाय 1 देख लेते हैं. ह्यूमन बीइंग जो पहला एलिमेंट है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ क्राइम इज ह्यूमन बीइंग. एनी रॉन्गफुल एक्ट टू बी कॉल्ड क्राइम मस्ट बी डन बाई ह्यूमन बीइंग. तो कोई भी रॉन्गफुल अगर एक्ट है कोई, वो उसको क्राइम कहेंगे कब? जब वह किसी ह्यूमन बीइंग द्वारा किया गया होगा. ये नहीं कि कोई जानवर है और उसने कर दिया तो अब उसको सजा देंगे. बहुत पहले हुआ करता था एंशिएंट टाइम में, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में ऐसा नहीं है. अब कोई अगर क्राइम, अगर कोई एक्ट रॉन्गफुल एक्ट है और वो किया जा रहा है उसको क्राइम तभी कहेंगे जब वो किसी ह्यूमन बीइंग द्वारा किया जाएगा. देयर मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर है. तो यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि अगर 7 साल से छोटा बच्चा है तो अगर वो क्राइम करता है तो उसको क्राइम नहीं माना जाता है. अगर 7 से 12 साल का बच्चा है तो उसमें क्या जाएगा? उसकी मेंटल स्टेबिलिटी चेक की जाएगी कि वो मतलब क्राइम करने लायक है, सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है. तो ये हो गया हमारा लीगल ऑब्लिगेशन हो गया यहाँ पे. उसके बाद है एंड ही मस्ट ऑल्सो बी कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड. तो कैपेबल यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है या
मेंटली डिसेबल है, तो अगर वो कोई क्राइम करता है, जैसे मान लीजिए कोई पागल है, हॉस्पिटल से भाग के जाता है और रोड पे किसी का मर्डर कर देता है या डॉक्टर का मर्डर कर देता है, तो ये क्राइम नहीं होगा क्योंकि वो मेंटली स्टेबल है, और मेंटली स्टेबल है तो ये क्राइम नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेंस रिया। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। द सेकेंड इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम इज मेंस रिया और गिल्टी माइंड और एविल इंटेंट। मेंस रिया रिफर्स टू द मेंटल एलिमेंट दैट इज नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम। तो ये रिफर करता है मेंटल एलिमेंट, जैसे कोई इंसान सोच रहा है किसी का मैं मर्डर करूंगा, उसको मारना है, एक ये सोच रहा है बी को मारना है, और लेकिन अगर केवल वो सोच रहा है और उसने उस एक्ट नहीं किया तो ये क्राइम नहीं माना जाएगा। जब तक ये बस सोचना केवल क्राइम नहीं होता है, लेकिन सोचने के बाद उसने किसी का मर्डर कर दिया तो आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मर्डर जब कर दिया तो क्या हो गया, वो एक्ट हो गया है उसका, उसने एक्ट कर दिया है। लेकिन अगर कोई सोच रहा है केवल क्या ये सोच रहा है बी का मर्डर करेंगे तो ये क्राइम नहीं होगा, या कुछ प्लान कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, बस सोच रहा है लेकिन उसने एक्ट नहीं किया तो ये क्राइम नहीं माना जाएगा। तो इसमें मेंस रिया में क्या हो जाएगा, एक गिल्टी माइंड होना चाहिए। एनी रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग कांट बी कॉल्ड अ क्राइम इफ कमिटेड विदाउट एविल इंटेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई एविल इंटेंट नहीं है, यानी गिल्टी माइंड अगर नहीं है और किसी ने क्राइम कर दिया है तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। किसी ने कोई मतलब रॉन्गफुल एक्ट किया है तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। देयर मस्ट बी एन एविल इंटेंट वाइल डूइंग एन एक्ट। तो क्या वजह है, यहाँ पे एविल इंटेंट होना जरूरी है, और किसी ने बिना एविल इंटेंट के अगर एक्ट कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। तो ये क्या होगा, गिल्टी माइंड होना जरूरी है किसी क्राइम करने के लिए। तो ये हमारा होगा सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट, the third element of the crime is actus reus. The criminal intent to be punishable must be obvious in some voluntary act or omission. As per Kenny, actus reus is such a result of human conduct as the law seeks to prevent. The act committed must be the one that is forbidden or is punishable by law. ऐसे भी समझते हैं जैसे किसी कार्य का किया जाना अथवा उससे विरत रहना अपराध का सर्वप्रथम आवश्यक तत्व है, इसेंशियल एलिमेंट से। यही कार्य अथवा कार्य लोक के रूप में जाना जाता है। यही कार्य, यहाँ पे कार्य का तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो विधि द्वारा वर्जित है, मतलब फॉरबिडन है। इस प्रकार किसी व्यक्ति को उस कार्य को नहीं करना चाहिए जिसे विधि द्वारा करने की अनुमति नहीं दी गई है। जब तक अगर कोई एक्ट है जो फॉरबिडन और पनिशेबल बाय लॉ है, अगर उसको आप कमिट कर रहे हैं उस एक्ट को, तो क्या आ जाएगा, एक्टस रियस में आ जाएगा, वो पनिशेबल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक ये भी क्राइम के अंडर में आएगा। तो मतलब अगर कोई क्राइम कंसीडर किया जाएगा तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, पहला नंबर ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए, जो मेंटली स्टेबल हो। इसलिए आप देखते होंगे कभी भी अगर कोई क्राइम सीन पे जब तक प्रूव नहीं होता तो उसको तो माना ही नहीं जाता, उसको निर्दोष माना जाता है। जब तक कोर्ट उसको सजा नहीं सुना जाती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है, मतलब वो मेंटली स्टेबल है या नहीं है, या उसको कोई और बीमारी तो नहीं है। तो खास करके यहाँ पे मेंटली स्टेबिलिटी चेक की जाती है यहाँ पे, और उसको कोई बीमारी है या नहीं है। उसके बाद ह्यूमन बीइंग तो हो गया और मेंटली स्टेबल होना चाहिए। दूसरा गिल्टी माइंड होना चाहिए, मतलब मेंस रिया, और तीसरा एक्टस रियस। तो ये तीन इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक क्राइम होना प्रूव करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपका एक्टस रियस नहीं है, आप बस बैठ के सोच रहे हैं कि ए है मान लीजिए, और बी सोच रहा है कि बी का मर्डर करेंगे, उसने एक्ट नहीं किया, उसने मर्डर किया ही नहीं, तो ये क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर गिल्टी माइंड नहीं है और कोई एक्ट हो गया तो उससे भी क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक क्राइम के लिए ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है जो मेंटली स्टेबल हो, दूसरा गिल्टी माइंड यानी मेंस रिया होना जरूरी है, और तीसरा एक्टस रियस होना चाहिए। तो ये तीन एलिमेंट तो होना कंपलसरी है किसी भी एक्ट को क्राइम प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं इंजरी। इंजरी इज द लास्ट इम्पॉर्टेंट, और वी कैन से दैट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम, इट मस्ट बी कॉज illegally टू another human being or a body of individual or society at large। तो इंजरी है, इसको किस में डिफाइन किया, किस सेक्शन के अंडर, आईपीसी के सेक्शन 44 में इसको डिफाइन किया गया है।
अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंजरी नहीं होता है तब भी वो कैसे क्राइम है उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हाउ एवर देयर कैन बी सम क्राइम्स दैट मे नॉट कॉज एनी इंजरी टू एनी बॉडी। मतलब कुछ क्राइम ऐसे भी हैं जहाँ पे किसी भी पर्सन को कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई परेशानी नहीं हुई है, तब भी उसे क्राइम कंसीडर किया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या होगा? ये भी क्राइम होगा। मतलब इफ़ यू ड्राइव अ व्हीकल विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस इट इज़ अ क्राइम इवन इफ इट डज नॉट कॉज एनी इंजरी टू समवन। अब यहाँ पे इसको रिवाइज एक बार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्राइम क्या होता है, क्राइम की डिफिनेशन हमने अभी देखा था, उसको देख लेते हैं। An action committed or omitted which constitute an offense and is punishable by law is a crime। और कौन सा सेक्शन के अंडर में आता है क्राइम? सेक्शन 40 ऑफ IPC। और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन है? पहला ह्यूमन बीइंग जो मेंटली स्टेबल होना चाहिए, दूसरा मेंस रिया, थर्ड वन एक्टस रियस और फोर्थ वन इंजरी। इंजरी कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 44। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया। सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।